तो बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, और रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में ग्लाइकोलाइसिस हम आपको पढ़ा रहे थे, कंप्लीट हो चुकी थी ग्लाइकोलाइसिस। आज ही क्लास में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में क्या बताया अभी तक आपने कि ग्लूकोज से क्या बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुविक एसिड बनता है। एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा, 2 पायरुविक एसिड बनेगा। वेरी गुड। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहां पर होती है, ये घटना कहां पर होगी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से आपका पायरुविक एसिड बन जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान कितने एटीपी का फायदा होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कितना फायदा होता है एटीपी का, 8 एटीपी का फायदा होता है, टोटल इन ऑल 8 एटीपी का फायदा होता है, गेन होता है। इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं, याद है सभी को। अब ध्यान से समझना, ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बना, इसके पास 2 ऑप्शन है अभी तक। पता ना ग्लाइकोलाइसिस में कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ था, 0। कितनी CO2 निकली थी, 0। ना तो ऑक्सीजन खर्च हुआ था, ना CO2 बाहर निकली थी ग्लाइकोलाइसिस में। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एरोबिक रिस्पायरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में होता है या एनारोबिक वाले में होता है या दोनों में होता है, दोनों। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल रिएक्शन कहते थे, पता है, ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल रिएक्शन कहते थे क्योंकि एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलती थी। अब ध्यान से समझना, चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा तो भी ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा, चाहे एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो भी होगा। अब ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अलग चीज होगा इसके आगे। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो अलग होगा, यहां से आगे की प्रोसेस। यहां तक सब में सेम थी, ग्लाइकोलाइसिस सब में होती थी, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, लेकिन इसके बाद की घटना अलग अलग होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा कि एनारोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो बताइए कंप्लीट रिस्पायरेशन होगा कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन जब भी होता है तो इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो मतलब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो क्या बनेंगे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, जैसे कि लैक्टिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिक एसिड बन सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड बन सकता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म में हो रही क्या हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, ऐसे आपके डिफरेंट टाइप के एनारोबिक रिस्पायरेशन से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन सकते हैं। समझ में आ रही बात। कब, अगर ऑक्सीजन ना मिली तो, ऑक्सीजन ना मिली तो लैक्टिक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन ना मिली तो पायरुविक एसिड से कौन सा एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, या पायरुविक एसिड से एथेनॉल बन जाएगा। कब, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है ये लैक्टिक एसिड, कब बनेगा, एब्सेंस में। अगर हाँ याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन ना मिली तब का पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल रही तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और उसको ऑक्सीजन मिली, पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिली, तो आगे जाकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एसिटाइल को ए नाम का केमिकल बना लेगा, एसिटाइल को ए, याद रखिए क्या बना लेगा। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनता है कि नहीं बनता, कब बनेगा एसिटाइल को ए, कब बनेगा पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए, कब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो। समझ गए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनता है, और एसिटाइल को ए आगे जाकर कहां यूज हो जाता है, क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है। क्रेब्स साइकिल आगे पढ़ाएंगे, क्रेब्स साइकिल में कौन घुसता है, एसिटाइल को ए घुसता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या सभी बच्चों को। हाँ, अब देखना एनारोबिक रिस्पायरेशन हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन, रुको बीच क्वेश्चन नहीं, विधान समझो।
अभी रुको ना, पढ़ा रहे हैं ना बच्चा, सुनो भी ना, बीच में क्वेश्चन नहीं बोलो, अभी पढ़ा रहे हैं, वेट करो। देखना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना और पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनेगा। पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए कब बनेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एसिटाइल को ए आगे जाकर किस प्रोसेस में यूज हो जाएगा? एसिटाइल ए को ए से आगे जाकर कौन सी प्रोसेस होगी? क्रेब्स है। यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई थी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हुई थी, तब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, और आगे जाकर क्रेब्स साइकिल होगी। तो बताइए ये एसिटाइल को ए किस किस प्रोसेस के बीच में बनता है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक करने का काम करता है, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। इसलिए कनेक्ट करने की वजह से इससे एसिटाइल को ए के फॉर्मेशन को, इस यहां से यहां तक की घटना को जो हम पढ़ाएंगे, इस घटना को लिंक रिएक्शन के नाम से जानेंगे कि नहीं जानेंगे? लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन के नाम से जानेंगे? तो एसिटाइल को ए के बनने की प्रोसेस को लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे बोल सकते हैं। गेटवे, गेट है ये अंदर जाने का, क्रेब्स साइकिल में जाने का गेट है। तो गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। इतना सा बात समझ में आया? स्टार्ट करें, अब समझे इसको डिटेल में, शॉर्ट में समझ में आया, ओवरव्यू समझ में आया, कहां पर क्या हुआ, फिर से समझना। टॉपिक पढ़ रहे हैं लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन या इसी को गेटवे रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, गेटवे रिएक्शन, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, क्या चीज बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए। इन तीनों अलग अलग चीजें लिखी हैं या सेम चीज है? ये तीनों सेम चीज है। देखिएगा, गेटवे रिएक्शन बोले, लिंक रिएक्शन बोले, या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए बोले, तीनों अलग अलग नहीं है। इस दौरान में, इस प्रोसेस को जब भी कोई पूछेगा इसमें क्या से क्या बनेगा, तो पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल को ए बनेगा। पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनने की प्रोसेस को लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? ये प्रोसेस कहां होगी? साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो देखिए ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती थी आपकी साइटोप्लाज्म में, बाकी सारी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। लिंक रिएक्शन कहां होती है पूछे तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगली लाइन, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने कहा इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, मतलब O2 घुसेगा कि नहीं घुसेगा? O2 घुसा दिए। और O2 घुसेगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? CO2 बाहर निकलेगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? बिना ऑक्सीजन घुसे ये रिएक्शन नहीं होगी। ऑक्सीजन घुसती है और CO2 बाहर निकलता है। अब सोच का आंसर दीजिए जल्दी से। जिन बच्चों ने ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझा है, हमसे ध्यान से पढ़ा है, उन बच्चों के लिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए, गधे बच्चों के लिए नहीं क्वेश्चन। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? पढ़ा चुके हैं हम आपको, 3 कार्बन। जिनको पता होगा, जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस से पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते थे, पढ़ाए थे। ग्लूकोज में 6 थे, और उसके बाद ऊपर के 4 प्रोडक्ट में 6 थे, बाकी सब में 3 थे। सिर्फ ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, यहां तक 6 कार्बन थे। बाद में जितने भी केमिकल थे ग्लाइकोलाइसिस, सब में 3 कार्बन थे। मतलब पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब जल्दी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आईक्यू सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे ही ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखकर आंसर दो। आईक्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, तो एसिटाइल कोए में कितने कार्बन होंगे? आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड नहीं है। कैसे? 2 कार्बन कैसे जाने? कैसे जाने आप? वेरी गुड। जिन बच्चों को समझ में आ गया है, अच्छी बात, नहीं आया तो वो ध्यान से देखेंगे। पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन थे, उसमें से 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल गया कि नहीं निकल गया? C निकल गया कि नहीं निकल गया? 1 कार्बन निकल गया, कितने कार्बन बचे?
तो एसिटाइल को ए में कितने कार्बन कंपाउंड है? कोई पूछे एसिटाइल को ए कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 3 5 6 कितने? 2 कार्बन कंपाउंड है। वेरी गुड, इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? बहुत अच्छी बात है, इतना समझ गए तो। इस घटना के दौरान एक और रिएक्शन होती है यहां पर, जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोई बनता है तो यहां पर ऑक्सीजन गैस घुसती है और CO2 निकलती। पहले बताए CO2 गैस निकल रही है, साथ साथ में एक और घटना होगी सेम टाइम पर। कौन सी घटना होगी? NAD अंदर घुसेगा और क्या बाहर निकलेगा? NADH2 बाहर निकलेगा। NAD घुसेगा और NADH2 को बाहर निकालेगा। देख पा रहे हो? NAD अंदर जाएगा और NADH2 बाहर निकलेगा इस प्रोसेस में। देख पाए सब बच्चे? मतलब यहां पर कौन सी चीज बाहर निकली? NAD आपके घर में आया और NADH2 आपके घर से बाहर निकला। मतलब क्या गया आपके घर से बाहर? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के निकलने की घटना को क्या कहते थे? जल्दी बताइए, सबको पढ़ा चुके हैं। ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कौन सा है? हाँ, यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? जल्दी से बताइए, सबको पता है। यहाँ पे कौन सा? डिहाइड्रोजिनेज। जिसको भी पता है बहुत अच्छी बात है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रही है और हाइड्रोजन को निकालने वाले एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर कौन सी गैस बाहर निकल रही है इसमें? तो जब हाइड्रोजन बाहर निकालने वाले एंजाइम को डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने वाले एंजाइम को क्या कहते होंगे? गेस करो, तुक्का मारो। हाइड्रोजन निकालने वाले एंजाइम को अगर डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले एंजाइम को? वेरी गुड, डी कार्बोक्सिलेज। डी कार्बोक्सिलेज बोल सकते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने वाले एंजाइम को डीकार्बोक्सिलेशन करना बोल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम बोल सकते हैं इस प्रोसेस को, इस एंजाइम को। सभी को दिख रही है स्क्रीन अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा स्क्रीन देखने में या किसी चीज में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा समझने में, आवाज में? चलेगा। तो यहां तक समझ में आया। यहां पर दो एंजाइम आपने पूछा था भूषण, कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोई बनने में? दो एंजाइम काम किए। कौन कौन से? डिहाइड्रोजिनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज। समझ में आई बात? आपका डाउट क्लियर हो गया? जब किसी ने पूछा था भी हमसे एंजाइम कौन सा लगेगा, तो डिहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज। हाँ, डिहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज नाम के दो एंजाइम यहां पर काम करेंगे और इस तरह पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बन जाएगा। इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर को ए करके कुछ था क्या? को ए, लेकिन यहां पे को ए आया कि नहीं आया? तो मतलब को ए घुसाना होगा कि नहीं घुसाना होगा हमको? को ए को एंट्री दिलाना होगा कि नहीं दिलाना होगा? तो यहां पे एक चीज और घुसेगी, उसका नाम ऑक्सीजन के साथ और क्या घुसेगा? को ए नाम का एक चीज भी घुसेगा, को ए एंजाइम भी घुसेगा। तो को ए भी एंट्री करा दो, घुसा दो यहां पर अंदर। और क्या क्या घुसाना पड़ेगा? और भी कुछ चीजें जो घुसनी होंगी। मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है इस प्रोसेस को कराने के लिए, मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। लाइपोइक एसिड की जरूरत होती है इस प्रोसेस को कराने के लिए। इस प्रोसेस कराने के लिए थाइमीन पायरोफॉस्फेट की भी जरूरत होती है। ये सारे केमिकल की भी जरूरत होती है इस प्रोसेस को कराने के लिए। कौन कौन सा? मैग्नीशियम आयन, को ए, लाइपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इन सब की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। कोई दिक्कत? किस किस चीज की प्रेजेंस में प्रोसेस होगी? को एंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, लाइपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इन सब की प्रेजेंस में ये घटना होगी। कोई दिक्कत? खत्म हो गया? कोई दिक्कत है लिंक रिएक्शन समझने में? किसी को गेटवे रिएक्शन, लिंक रिएक्शन समझने में? यही थी लिंक रिएक्शन, खत्म हो गई। किसी को दिक्कत हुई अभी तक समझने में? थाइमीन पायरोफॉस्फेट फुल फॉर्म है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, हम लिख देते हैं बोर्ड पे, टेंशन नहीं लो। लेकिन पहले बताओ समझ में आया? बहुत अच्छी बात है।
थाइमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं यहां पर, देखो LA का फुल फॉर्म है लाइपोइक एसिड, LIPOIC, लाइपोइक एसिड। टीपीपी का फुल फॉर्म है थाइमीन, THIAMINE, थाइमीन। पायरो, PYRO, पायरो फॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट पूरा नाम है। कोई दिक्कत? सब लिख दिया हमने बोर्ड पे। किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो पूछ लो। फिर से बता रहे हैं, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एक कब बनेगा, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन पहली बार आपको पूछे ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, पहली बार ऑक्सीजन कब खर्च होती है? ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, या क्रेब्स साइकिल में? फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार लिंक रिएक्शन में ऑक्सीजन खर्च हुई। ठीक है, पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोई बना था तो पहली बार ऑक्सीजन खर्च हुई। ये एंजाइम में कौन सी गैस बाहर निकलती है? पहली बार CO2 निकली। तो पहले पूछे फर्स्ट टाइम रिस्पायरेशन में CO2 गैस कहां निकलेगी? ग्लाइकोलाइसिस में, लिंक रिएक्शन में, या क्रेब्स साइकिल में? लिंक रिएक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाले एंजाइम का नाम डी कार्बोक्सिलेज। और यहां पर आपका पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनता है तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना ऑक्सीडेशन होगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जहां पर भी आपको NADH2 निकलता हुआ दिखे, मतलब हाइड्रोजन निकलता हुआ दिखे, समझ जाना वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन नाम की घटना यहां पर हुई। और इस यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। समझ में आ गई पूरी बात? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो पूरी रिएक्शन में। कोई दिक्कत है? अच्छा, इतने सारे नाम को एक साथ एक वर्ड में क्या कैसे कह सकते हैं? देखो पूरी रिएक्शन को एक साथ क्या कह सकते हैं? आपका कह सकते हैं पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोई बनने की पूरी प्रोसेस को एक लाइन में बोल के दिखाएं। निकाल तो दिया भैया, ये क्या निकला है? अब ध्यान सुनना, इस पूरी रिएक्शन को एक लाइन में बोलकर दिखाते हैं। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोई कैसे बनता है? पूरे बोले, पायरुविक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन से एसिटाइल को ए बनता है, ऐसा कहते गलत है क्या? एसिटाइल को ए इज फॉर्म आफ्टर द डिहाइड्रोजिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। सेंटेंस फॉर्म में बोल दिए, रिपीट कर रहे हैं हम। एसिटाइल को ए इज फॉर्म आफ्टर द decarboxylation and dehydrogenation of pyruvic acid। सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। यहां पे दो घटना हुई, डिहाइड्रोजनेशन हुआ और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बन गया। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब सेंटेंस समझना, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सही है गलत है? in the presence of pyruvate dehydrogenase complex। सही है या गलत है? सेंटेंस हम फिर से बोलते हैं, एसिटाइल को ए इज फॉर्म आफ्टर द dehydrogenation and decarboxylation of pyruvic acid in the presence of pyruvate dehydrogenase complex। गलत है या सही है? सही है, सेंटेंस पूरी से सही है। याद रखिए, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। देखो, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, को एंजाइम ए है, मैग्नीशियम आयन है, लाइपोइक एसिड है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट है, NAD है। जितनी भी चीजें अंदर घुस रही हैं, ऑक्सीजन के अलावा जो भी अंदर घुस रहा है, उन सभी चीजों को एक साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें आएंगी? NAD आएगा कि नहीं आएगा?
कोएंजाइम ए आएगा कि नहीं आएगा, लाइपोइक एसिड आएगा कि नहीं आएगा, थाइमीन पायरोफॉस्फेट भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये दोनों एंजाइम भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज, सब कुछ आ गया। इन सभी को एक साथ एक वर्ड में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। याद रखिएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स मतलब सब कुछ एक साथ आ गया। मैग्नीशियम आयन भी आ गया, लाइपोइक एसिड भी आ गया, थाइमीन पायरोफॉस्फेट भी आ गया, एनएडी भी आ गया, और आपका पायरु सब कुछ आ गया। मैग्नीशियम आयन भी इसी में आ गया। ये सब चीजों को एक साथ एक वर्ड में आपका क्या कह सकते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा वर्ड? हाँ बोलो बोलो। एनएडी लिखा है, कोएंजाइम ए लिखा है, कोएंजाइम ए, लाइपोइक एसिड, थाइमीन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन, इतनी चीजें लिखी हुई हैं। कोई दिक्कत? यहां 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 चीजें हो गई, 2 एंजाइम हो गए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? कोई कंफ्यूजन? अब जल्दी से बताइए, लिंक रिएक्शन से डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन कितना हुआ? लिंक रिएक्शन से डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी? जल्दी बताइए आंसर। मारेंगे खींच के जिसने 2 बताया है। 0। डायरेक्ट एटीपी कहीं दिख रही, लिखा हुआ एटीपी लिखा है हमने कहीं पर डायरेक्ट? तो डायरेक्ट एटीपी का कहीं लिखा है? नहीं लिखा हुआ दिख रहा, देखो बोर्ड में कहीं लिख रहा तो बताओ हमको, हम पढ़ रहे हैं, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, 0 एटीपी बनती है डायरेक्ट। दूसरा लाइन पूछे, ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन इनडायरेक्ट एटीपी कितना बनता है? इनडायरेक्ट एटीपी कितना बन रहा है? अभी 1 मिनट आंसर, जल्दीबाजी मत करना, गलत हो जाएगा आंसर। अभी ध्यान से फिर समझना इस पूरी घटना को। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले कौन आया था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना था पहले? एक ग्लूकोज से कितना पायरुवेट एसिड बना था? 2 पायरुवेट एसिड। इस घटना को क्या कहते थे? ग्लाइकोलाइसिस। कहां होती थी? साइटोप्लाज्म में। याद है? हाँ। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट एसिड बने थे? 2 पायरुविक एसिड बने। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, तो एक पायरुविक एसिड के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने स्टाइल कोए बनेंगे? 2। कितना ऑक्सीजन खर्च होगा? कितना CO2 निकलेगा? कितने NAD घुसेंगे? कितने NADH2 निकलेगा? देख पा रहे हो? सब कुछ 2 to 2 हो गया कि नहीं हो जाएगा? सब कुछ 2 to 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए, जब एक ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी का फायदा हुआ? गेन की बात कर रहे हैं सिर्फ। 6 का फायदा हुआ। ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़े हो अच्छे से, फिर से पढ़ो। 8 एटीपी का फायदा होता है। गेन 8 एटीपी का फायदा होता है ग्लाइकोलाइसिस से। अब पूछे लिंक रिएक्शन में यहां से यहां तक कितने एटीपी का फायदा हुआ? फायदा बताइए। ये कितना करेगा? एक NADH2 मतलब, एक NADH2 मतलब, और 2 NADH2 मतलब, 2 NADH2 मतलब 6 एटीपी। मतलब कितने एटीपी का फायदा हुआ इस पूरी प्रोसेस में? इस पूरी प्रोसेस में 6 एटीपी का फायदा हुआ। ग्लाइकोलाइसिस में 6 एटीपी, सॉरी, ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी मिला था आपको, और लिंक रिएक्शन से 6 एटीपी मिला। टोटल यहां से यहां तक कितने एटीपी मिले? 14 एटीपी का फायदा अभी तक हो चुका है। समझ में आ रहा है कहां कहां पर ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी का फायदा हुआ, और लिंक रिएक्शन में आपको 6 एटीपी का फायदा हुआ। टोटल इस तरह यहां से यहां तक 14 एटीपी का फायदा हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम? 8 एटीपी यहां पर, 6 एटीपी यहां पर, टोटल 14 एटीपी बने अभी तक ग्लूकोज से। और कितने स्टाइल कोए बने? 1 या 2? 2 स्टाइल कोए बने। ये दोनों स्टाइल कोए कहां घुस जाएंगे अब आगे जाकर?
क्रेब्स साइकिल में घुस जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है? स्टाइल कोई कहां चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा। कोई दिक्कत? अब जल्दी सोचकर आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना। 1 ग्लूकोज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? हमने आपको पढ़ाया है एरोबिक रिस्पिरेशन हो तो एरोबिक रिस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता, पढ़ा चुके हम। किसी को याद है? 38 एटीपी। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा 38 एटीपी बनता है एक ग्लूकोज के रिस्पिरेशन से। 38 एटीपी बनता है, पढ़ा होगा नालायकों। समझ में आ रही बात? अगर 38 एटीपी और अभी यहां से ज्यादा कितना बन चुका है? 14। तो कितना बनना बाकी है? मतलब क्रेब साइकिल से कितना बनना बाकी है अभी? कितना बनेगा क्रेब साइकिल से? 24। वेरी गुड। 38 एटीपी जो है 3 स्टेप में बनता है। ग्लाइकोलाइसिस से कुछ बनेगा, कुछ बनेगा लिंक रिएक्शन से, और कुछ बनेगा क्रेब साइकिल से। तो बताइए ग्लाइकोलाइसिस से कितना बना? 8। लिंक रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से तो अब क्रेब साइकिल से कितना बनेगा? 24 एटीपी बनेंगे, याद रखिएगा। इस टोटल कितने हो गए तीनों मिलाकर? 38 कंप्लीट हुए। मतलब आपसे कोई पूछे अब क्रेब साइकिल से, क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बनने वाले हैं? 24। समझ में आई बात? कितने स्टाइल कोई घुसेंगे अंदर? पहले एक घुसेगा, एक बार क्रेब साइकिल घूमेगी, फिर दूसरा घुसेगा, दूसरी बार क्रेब साइकिल घुसेगी। मतलब कितने बार क्रेब साइकिल घूमेगी? एक ग्लूकोज के रिस्पिरेशन में कितने बार क्रेब साइकिल घूमेगी? एक बार या 2 बार? 2 बार। और 2 बार घूमकर क्रेब साइकिल जब 2 बार घूमेगी तो कितने एटीपी बनेंगे 2 बार घूमने से? तो क्रेब साइकिल के एक बार घूमने से कितने एटीपी बनते होंगे? 12 एटीपी। याद रखना, एक बार घूमने से 12 बनते हैं, 2 बार घूमने से 24 बनते हैं, 24 बनते हैं। और इस तरह आपके कोई पूछे एक ग्लूकोज के रिस्पिरेशन के समय कितने बार क्रेब साइकिल घूमेगी? एक बार या 2 बार? 2 ही बार क्यों घूमेगी? 2 ही बार क्यों घूमेगी? 2 से कम या ज्यादा क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि 2 स्टाइल कोई अंदर घुस रहे हैं। एक स्टाइल कोई से एक बार, दूसरे स्टाइल कोई से दूसरी बार। समझ गए? तो क्रेब साइकिल एक बार क्रेब साइकिल, वन क्रेब साइकिल इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? 12 एटीपी। और टू क्रेब साइकिल इक्वल टू 24। वेरी गुड। 2 बार में 24, एक बार में 12, 2 बार में 24। ठीक है, 12 टू जा 24 होता है। पढ़े होगे नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, किस क्लास में पढ़ के आए हो पता नहीं। तो इस तरह समझ में आया क्रेब साइकिल। तो एक बार रिस्पिरेशन, एक ग्लूकोज के रिस्पिरेशन में कितनी बार क्रेब साइकिल घूमता है? एक ग्लूकोज के रिस्पिरेशन में कितनी क्रेब साइकिल घूमती हैं? तो आपको अगर यहां से यहां तक पूरा अच्छे समझ सभी बच्चों को आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फिर से बताएंगे। लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन फिर से पढ़ना है या समझ गए हो? एक बार और बताना है या आगे चले? रीचेक कर दें। चलो फिर सुनो, जितने बार कहोगे उतने बार बता देंगे, टेंशन ना लो। ये चैप्टर आपका प्रैक्टिस का है, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग के ऊपर एक रहम कर देते हैं हम आज। क्या रहम कर देते हैं कि आज तक का लेक्चर हम एक बार यूट्यूब आपको फिर से लिंक शेयर कर देते हैं। यूट्यूब पे तो नहीं डालेंगे आपको पब्लिकली, बट एक काम कर देते हैं, जो बच्चे पेस के बच्चे हैं वो देख पाए, अच्छे से रिवीजन कर पाए आप लोग। आपके रिवीजन करने की हाँ, ग्रुप पे लिंक शेयर कर देंगे हम आज। ग्रुप पे लिंक शेयर कर देंगे आज तक के लेक्चर का। ठीक है, जिससे कि आप रिवीजन कर पाए। बार बार रिवीजन करेंगे तभी चैप्टर अच्छा होगा आपका। रिवीजन मेक यू मोर परफेक्ट। चलो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। क्या बना बताया? 1 ग्लूकोज के रिस्पिरेशन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुई तो क्या बना? कितने पायरुविक एसिड बने? 2 पायरुविक एसिड।
ये दोनों पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिली तो ये पायरुविक एसिड क्या बन जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? एसिटाइल कोए। कितने? 2 एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएंगे। कब होंगे ये? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 2 के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 O2 की जरूरत होगी, 5 के लिए 5 O2, 50 के लिए 50 O2। जितने पायरुविक एसिड होंगे उतने O2 चाहिए होंगे, उतने ही CO2 बाहर निकलेंगे। कोई दिक्कत? और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही, इसलिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? डी कार्बोक्सिलेज। यहां पर एक और घटना होगी, डिहाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी? NAD अंदर घुसेगा और NADH2 बाहर निकलेगा। इस घटना को डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन के नाम से जान सकते हैं। दोनों में से दोनों सही है। और यहां पे एंजाइम काम करेगा, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। कोई दिक्कत? ये पूरी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? को एंजाइम ए, Mg2+, लाइपोइक एसिड, थाइमीन, पायरोफॉस्फेट, इन सभी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। इन सब की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और इस कारण इन सब की प्रेजेंस में होगी। समझ में आई बात? क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, किनकी प्रेजेंस में होगी? और इस तरह पूरी रिएक्शन खत्म हो गई। इसको कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इससे आपका लिंक रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस कौन सी 2 रिएक्शन को जोड़ता है? ग्लाइकोलाइसिस को किससे कनेक्ट करता है? क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता है। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस को कनेक्ट करने का काम आता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन के लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 2 रिएक्शन को कनेक्ट करता है। ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करता है। इन सभी चीजों को, जो भी चीजों की जरूरत होती है, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन, लाइपोइक एसिड, थाइमीन, पायरोफॉस्फेट, NAD, डिहाइड्रोजनेज और डी कार्बोक्सिलेज, इन सभी को एक साथ एक वर्ड में क्या कह सकते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और यहां पर पूछा जाए कौन सी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए वो ऐसी कौन सी 2 रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होंगी जिनके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनेगा? वैसी 2 केमिकल रिएक्शन के नाम बताइए। ऐसी कौन सी 2 वेरी गुड, डिहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। वेरी गुड। रिएक्शन बोले तो एसन लगा देना, एंजाइम बोले तो एज लगा देना। एज मतलब एंजाइम होता है और TAIUN लगा देंगे तो हो जाएगा आपका रिएक्शन। खत्म हो गई लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बारे में एक लाइन और जान लो, एसिटाइल को ए इज आल्सो कॉमन इंटरमीडिएट बिटवीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लाइन समझ में आई क्या? नहीं आई तो लाइन समझने की कोशिश करना, सुनना ध्यान से, यहां पर बता रहे हैं वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन होगा तो एसिटाइल को ए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अगर हमने फैट खाया, फैट का रिस्पायरेशन हो रहा होगा अगर मेरी बॉडी में, तो फैट के रिस्पायरेशन के समय भी क्या बनता है? एसिटाइल को ए बनता है कि नहीं बनता? फैट के रिस्पायरेशन से भी एसिटाइल को ए बनता है कि नहीं बनता? मतलब ये कॉमन रास्ता है, ध्यान से समझना। आपकी क्लास में भूषण नाम का एक लड़का है, वो अपने घर से आ रहा होगा, उसका घर है, मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं उसका घर है आपका सेगांव नाका में सपोज, और मेरा घर है अर्जुन नगर में। हम दोनों को अगर राजकमल जाना है तो दोनों को पंचवटी चौक होकर जाना होगा कि नहीं जाना होगा? दोनों को ही समझना। ये गोपाल है, गोपाल को जाना है, गोपाल या भूषण जो भी XYZ, गोपाल भूषण को भी जाना है क्रेब साइकिल तक, और मैं हूं पारस अर्जुन नगर में रहता है, उसको भी जाना है राजकमल, दोनों को राजकमल जाना है। तो रास्ते में पंचवटी स्क्वायर दोनों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेगांव नाका से जाएंगे तो भी, अर्जुन नगर जाएंगे तो भी पंचवटी नाका बीच में पड़ेगा दोनों के लिए।
तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का, तो ध्यान समझना, कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन होगा तो एसिटाइल को बनता है कि नहीं बनता? बनता कि नहीं बनता? और जब फैट का रिस्पायरेशन होता तो भी एसिटाइल को बनता कि नहीं बनता? तो ये कह सकते हैं कि ये कॉमन इंटरमीडिएट कंपाउंड है, कॉमन इंटरमीडिएट कंपाउंड, बीच रास्ते में मिल रहा है इसलिए इंटरमीडिएट कंपाउंड है। दोनों के रिस्पायरेशन में, चाहे कार्बोहाइड्रेट का रिस्पायरेशन हो रहा तो भी और फैट का रिस्पायरेशन हो रहा तो भी, दोनों के बीच का कॉमन इंटरमीडिएट कंपाउंड है या नहीं है एसिटाइल को? अगर फैट के रिस्पायरेशन से एसिटाइल को बनेगा तो इस घटना को बीटा ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे पढ़ाएंगे बाद में, 2-3 क्लास के बाद। तो आपसे कोई पूछे फैट से एसिटाइल को बनने की घटना को क्या कहेंगे? बीटा ऑक्सीडेशन। सिंपल लैंग्वेज में इतना मेनली इंपॉर्टेंट था, बता दिए हैं। बाकी डिटेल में अगर जरूरत होगा तो लास्ट में बता देंगे, क्लास खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के लास्ट में। कोई दिक्कत? बीटा ऑक्सीडेशन इस घटना को कहते हैं। फैट से भी एसिटाइल को बनता है। आपको समझ में आया कि आपका एसिटाइल को इज द कॉमन इंटरमीडिएट कंपाउंड बिटवीन द फैट रिस्पायरेशन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट रिस्पायरेशन। इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? ये लाइन कंप्लीट कल क्लियर हुई पहले? एसिटाइल को इज द कॉमन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन कार्बोहाइड्रेट रिस्पायरेशन एज वेल एज फैट रिस्पायरेशन। अगर क्लियर हो गई तो ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, हाँ, एसिटाइल को मतलब 2 कार्बन। वेरी गुड, 2 कार्बन ही होंगे। एक बार में एक ही घुसता है, दोनों एक साथ नहीं घुस जाएंगे। पहली बार में पहला एसिटाइल को अंदर जाएगा, क्रेब साइकिल घूमेगा, फिर दूसरी बार में दूसरा घूमेगा। कैसे होगा, क्या होगा, भी पढ़ाएंगे डिटेल में, टेंशन क्या ले रही हो, क्रेब साइकिल भी पढ़ाने वाले हैं। कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछो जल्दी से। बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा का सैंबल चाहे ऐसे बीटा का सैंबल बनाकर लिख लो, बीटा ऑक्सीडेशन, या फिर आप लिख सकते हो बीटा, BETA, बीटा ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। फैट के ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, और फैट से भी एसिटाइल को बनता है। कैसे बनता डिटेल में पढ़ाएंगे आपको टाइम लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, अगर पढ़ना चाहोगे तो। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है बट बता सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? रफ करें। लिंक रिएक्शन सभी बच्चों को कंठस्थ हो गई। ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, अभी भी बताएंगे। टाइम कितना हो गया? नहीं है? चलो, अब हम लोग, अब आपके पास 2 ऑप्शन, जल्दी से बोलो, सारे बच्चे जो बोलेंगे वही हम करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपको क्रेब साइकिल थोड़ा सा पढ़ा दें, थोड़ा सा, पहला ऑप्शन है। या दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस में प्रॉब्लम हो तो एक बार रिवीजन करा दें। दो में से एक चीज कराएंगे, जल्दी से बोलो, 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में क्या करना चाहोगे? क्या बोले? क्रेब साइकिल रिवीजन करा दें, ग्लाइकोलाइसिस ना। चलो तो ग्लाइकोलाइसिस, चलो ग्लाइकोलाइसिस का रिवीजन कराते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले म्यूट करो पहले। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस का, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस का रिवीजन करा देते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, सब बच्चे ग्लाइको जहां तक पढ़े होता तो क्लियर रहे। क्रेब साइकिल अगली कल के खत्म हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले जल्दी बोलते, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड का शॉर्टकट PGAL लिखना, पागल है, पागल, PGAL। एल हम मिसिंग किए थे, एल आप लोग लगा लेना। तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड,
1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए एल लिखते हैं शॉर्टकट है, ग्लिसरैल्डिहाइड। फिर बनेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर इसके बाद क्या बनेगा, यहां जगह नहीं है इसलिए इधर बना रहे हैं हम, हाँ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, लास्ट में पायरुविक एसिड। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। ये चीजें पहली चीज हम लोग को ये क्लियर करनी थी। अब 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 10 नंबर पर नॉर्मल एरो रहेंगे, बाकी सही तरफ दो मुंह वाले एरो रहेंगे, दो मुंह वाले एरो। तो ये सब बाकी सारी जगह में दो मुंह वाले एरो रहेंगे, दोनों तरफ मुंह होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। सिर्फ एक मुंह वाला एरो कितनी जगह रहेगा, 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 10 नंबर पर, बाकी सब जगह दो मुंह वाले एरो रहेंगे। कोई दिक्कत? इसे कहते हैं रिवर्सिबल एरो और इसे कहते हैं इररिवर्सिबल एरो। आगे चलते हैं। अब एटीपी खर्च कहां कहां होगा, तो पहला एटीपी खर्च होगा 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, दो जगह एटीपी खर्च होता है। 1 एटीपी खर्च होगा, एक एटीपी खर्च होगा, बदले में निकलेगा क्या, एडीपी निकलेगा, एडीपी बाहर निकलेगा, एटीपी जाएगा और एटीपी बाहर निकलेगा। आपका फायदा कहां कहां होगा, 6 नंबर पोजीशन पर पहली बार फायदा होगा, क्या मिलेगा, 2NADH2 निकलेगा, इनडायरेक्ट एटीपी निकलेगा। ठीक है, इसलिए घुसेगा क्या अंदर, 2NAD अंदर जाएगा और 2NADH2 बाहर निकलेगा, इनडायरेक्ट एटीपी। 7 नंबर पोजीशन पर आपको दूसरी बार यहां पर 7 नंबर रिएक्शन पर 2 एटीपी का फायदा होगा, डायरेक्ट एटीपी बनेगी पहली बार, और लास्ट नंबर पोजीशन पर एक बार डायरेक्ट एटीपी बनेगी, 2 एटीपी फॉर्मेशन होगा। इस तरह आपको कितनी बार फायदा हुआ, डायरेक्ट एटीपी दो जगह पर, 7 नंबर पर और 10 नंबर पर डायरेक्ट एटीपी बनेगी। डायरेक्ट एटीपी बनने को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, दो जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, 7 नंबर पर और 10 नंबर पर। नंबर से नहीं पूछेगा, कई बार नाम से पूछेगा। जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, तब पहली बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। सेकेंड टाइम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब हुआ, जब 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा था, तब दूसरी बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। और इसे क्या कहेंगे, ये वाली रिएक्शन को 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते समय इस प्रोसेस को बोलेंगे आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानेंगे। इनडायरेक्ट एटीपी बनना मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ। यहां पर ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकले, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा इस प्रोसेस को। यहां इनडायरेक्ट एटीपी बनेगी, कितनी एटीपी बनी, 6 एटीपी इनडायरेक्ट बनी और 4 एटीपी डायरेक्ट बनी, टोटल 10 एटीपी बनी, उसमें से 2 एटीपी खर्च हो गई, 8 एटीपी का फायदा हुआ। समझ में आ रहा है बात, क्विक रिवीजन चल रहा है, जिन्होंने अच्छे से पहले के लेक्चर देख रखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। अब एंजाइम की बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर ग्लूकोज के 6वें नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट जोड़ रहा है, फॉस्फेट को जोड़ने वाले एंजाइम को काइनेज कहते हैं, और 6वें नंबर का एंजाइम जोड़ेगा तो इसलिए हेक्सोकाइनेज इसका नाम होगा। फिर यहां पर देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर है, इसलिए यहां पर काम करेगा आइसोमरेज नाम का एंजाइम काम करेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 1 नंबर पोजीशन पर एक फॉस्फेट जोड़ रहा है, इसलिए फॉस्फेट को जोड़ रहा है इसलिए काइनेज एंजाइम होगा। फ्रक्टोज में जोड़ रहा है इसलिए यहां पे होगा फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज। इसे पेज मेकर एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, पेज मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। आगे चलेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम को एल्डोलेज कहते हैं, एल्डिहाइड बनाने वाले एंजाइम को। यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा, यहां पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस आकर जुड़ेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस घुसेंगी यहां पर कोई एंजाइम काम नहीं करेगा। यहां पर देखो हाइड्रोजन बाहर निकल रही, इसलिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करेगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालने वाला एंजाइम।
यहां देखेंगे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, मतलब एक फॉस्फोरस का अदली बदली, और यहां से फॉस्फोरस निकालकर 1 नंबर पोजीशन से फॉस्फोरस निकालकर कहां डाल दिया गया, एडीपी में डाल दिया गया, 2 एडीपी में डाल दिया गया। एडीपी ने फॉस्फोरस, यहां से फॉस्फेट निकाल के 1 नंबर का एटीपी में डाल दिया तो एटीपी बन गया, मतलब फॉस्फोरस का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, ट्रांस फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम काम करेगा। ट्रांसफर हो रहा है एटीपी फॉस्फेट का, इसलिए ट्रांस फॉस्फोराइलेज। यहां पर देखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, पहले 3 नंबर पर था, अब फॉस्फोरस 2 नंबर पे चला गया, म्यूटेशन हो गया, इसलिए यहां पर म्यूटेज नाम का एंजाइम काम करेगा, म्यूटेज नाम का एंजाइम काम करेगा। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट एसिड बन रही थी, यहां इनॉल एक्स्ट्रा आया, इसलिए इनॉलेज नाम का एंजाइम काम करेगा। और यहां पर एडीपी से एटीपी बन रहा है, और एडीपी से एटीपी बनाने वाले एंजाइम को काइनेज कहते हैं, पायरुविक एसिड के आसपास का है, इसलिए पायरुविक एसिड काइनेज के नाम से जानेंगे। वाटर कहां निकालेंगे, जल्दी बताइए, वाटर कहां निकालेंगे, यहां पर वाटर निकलेगा, तो आप लोग यहाँ पे आपकी नोट्स में नहीं बना हुआ है, आप अलग से लिख लीजिएगा। वाटर यहां पर रिलीज होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड बनते समय वाटर रिलीज होता है। पूरी प्रोसेस आपकी ग्लाइकोलाइसिस की सामने रखी हुई है। यहां पर कितने कार्बन होंगे, कार्बन की गिनती बताइए, ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, यहां तक 6 कार्बन होंगे। इसके बाद से यहां से 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, सभी में 3 कार्बन होंगे, सभी जगह 3 कार्बन होंगे। इसलिए बताइए 6 से जब 3 होगा तो 1 से कितना ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटेगा, कितने फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड कितने बनेंगे, 6 रुपए की चीज जब 3 रुपए में टूट रही होगी कितनी बनेगी, 2। इसलिए यहां पर आपके नोट्स में यहां पर देखो 2 लिख दिया, सबके आगे 2 2 2 ऐसे लिख दिया होगा, देखो सभी चीजों के आगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये 2 का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है। यहां तक 1 1 1 है, ये 1 मॉलिक्यूल था, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid, 2 molecules of ये, 2 molecules of ये, 2 molecules of pyruvic acid। इसलिए आप देखोगे आपके नोट्स जो हमने शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें सबके आगे 2 2 2 2 ऐसे क्यों लिख दिया, यहां से लिखा होगा क्योंकि यहां से 6 वाली चीज 3 में टूटेगी तो 2 बन जाएंगे, तो हर चीज 2 2 बनेंगे। समझ में आई बात, इसीलिए जब एटीपी डाल रहे थे जहां एक एक डाल रहे थे, देखो यहां से सबसे ज्यादा 2 2 2 2 निकल रहा है, हर चीज 2 2 निकल रहा है, डबल डबल निकल रहा है। डबल डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि सब 2 2 है। खत्म हो गई प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया अच्छे से, एंजाइम के नाम, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन, सारे केमिकल के नाम, कहां एनर्जी डालते हैं, कहां एनर्जी निकलती है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकता ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस की खोज 3 साइंटिस्ट ने की थी, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारनास नाम के साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके नाम का पहला अक्षर एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारनास ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है एमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन ना तो खर्च होती है ना CO2 बाहर निकलती है, इसलिए ये रिएक्शन एरोबिक और एनारोबिक दोनों में देखने मिलता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है, इससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से इनडायरेक्ट 6 एटीपी बनती है, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 2 4 एटीपी बनती है, इसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाती है, इसलिए फायदा नेट गेन पूछा जाए डायरेक्ट एटीपी का तो नेट गेन 2 होता है, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब मिलाकर पूछे तो 8 होता है, 8 एटीपी का फायदा होता है टोटल इन ऑल। ये पूरी की पूरी है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ये आपकी बॉडी में साइटोप्लाज्म में ये घटना सभी जगह चलती है, सभी सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, सभी ऑर्गेनिज के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है। आपके शरीर में भी होती है, प्लांट के शरीर में भी होती है। ये मत बोलना रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ रहे हो सिर्फ पेड़ों के शरीर में ये घटना हो रही होगी, आपकी सेल में नहीं हो रही होगी, ऐसा सोच रहे हो तो बेवकूफ हो आप। आपके शरीर में भी ये रिएक्शन हो रही है। चैप्टर का नाम भले ही रखा है रिस्पायरेशन इन प्लांट,
लेकिन ये प्रोसेस सभी में होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ग्लाइकोलाइसिस सभी में होती है। कोई दिक्कत? अब आगे जाकर ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये पायरुविक एसिड से आगे जाकर क्या बनेगा? अगर ऑक्सीजन मिली तो एसिटाइल को ए बन जाएगा, और ये एसिटाइल को ए आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। ये पूरी घटना कहां चलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। पायरुविक एसिड के आगे की घटना माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने की घटना को फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए या लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस घटना में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, CO2 बाहर निकलेगी, इसलिए और इसमें NADH2 2NADH2 भी बाहर निकलेगा, इसलिए इसको डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और ये कई सारे एंजाइम्स के प्रेजेंस में घटना होगी। एंजाइम्स का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में होगी। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में घटना होगी। और इस तरह जो आपका एसिटाइल को ए बना, ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। दो एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करते हैं, इसलिए 2 बार क्रेब्स साइकिल घूमती है। एक ग्लूकोज के रिस्पायरेशन में कितने बार क्रेब्स साइकिल मूव करती है? तो 2 राउंड घूमती है। एक बार में 12 एटीपी, दूसरे बार में फिर 12 एटीपी, टोटल 24 एटीपी बनता है क्रेब्स साइकिल में। समझ में आई बात? सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी बात है। लास्ट लाइन देख लें, सिंपल लैंग्वेज बनाकर दिखाते हैं। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आगे जाकर क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए आगे जाकर किसमें इंटर कर जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। ये पूरी घटना को रिस्पायरेशन कह रहे हैं, जो जहां से यहां तक बनाए हैं। इसमें देखो, यहां से यहां तक की घटना को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। यहां से यहां तक की घटना को लिंक रिएक्शन के नाम जानेंगे, और यहां से यहां तक की घटना को लिंक रिएक्शन से। क्रेब्स साइकिल, ये तो क्रेब्स साइकिल है ना? हाँ, 3 रिएक्शन है। अब आपसे पूछे ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी का फायदा हुआ? यहां से यहां तक 8 एटीपी का। यहां से यहां तक कितने एटीपी का फायदा हुआ? 6 एटीपी। और क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी बनेंगे? टोटल एक ग्लूकोज के कंप्लीट रिस्पायरेशन से, एरोबिक रिस्पायरेशन से कितने एटीपी बनते हैं? यहां से यहां तक पूरा 38 एटीपी का फॉर्म। समझ में आ रही बात? समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझ पाए होगे, रियल वाला भी समझाए नहीं हम, इस डायग्राम को अच्छे से समझाए नहीं है हम, लेकिन अगर समझ पाए हो तो दिमाग का घोड़ा दौड़ाओ और आंसर दो। 1 पायरुविक एसिड इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? अगर आपको रियल में डायग्राम समझ में आया है तो आंसर दे पाओगे। जल्दी से बोलो, कोई भी बच्चा ट्राई करो, दिमाग लगाकर आंसर देना है। इसको और अच्छे से कर देते हैं, और आसान कर देते हैं आपको समझाने के लिए, और क्लियर बना देते हैं। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, 2 स्टाइल को, और ये 2 राउंड क्रेब्स साइकिल घूमेगी। हाँ चलो, अभी और आसान कर दिए थोड़ा सा। 1 पायरुविक एसिड में कितनी एनर्जी निकलेगी? 1 ग्लूकोज इक्वल टू, अच्छा बताओ, 1 ग्लूकोज इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? तो 1 पायरुविक एसिड इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? देख, एक चीज देखो ध्यान से, मैथ पढ़े थे बचपन में, बचपन थोड़ी बहुत मैथ पढ़े हो क्लास 8 9 में? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सोच का आंसर देना। ये देखो फाइनल डेस्टिनी है, ये फाइनल डेस्टिनी है। आप यहां पर खड़े हो, बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस 38। वेरी गुड। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस। समझ में, कहानी समझ में आ रही है? यहां से यहां तक 8 किलोमीटर लंबा है, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर है, यहां से यहां तक 24 किलोमीटर है। मीटर में नहीं है, एटीपी में है, समझाने के लिए समझा रहे हैं। तो बताइए एक ग्लूकोज से कंप्लीट रिस्पायरेशन से कितनी एनर्जी निकलेगी? यहां से यहां तक में कितनी एनर्जी निकलेगी?
48। वेरी गुड। यहां से यहां तक कितनी दूरी होगी, यहां से यहां तक बताइए। पायरुविक एसिड के रिस्पायरेशन से कितनी एटीपी निकलेगी? एक पायरुविक एसिड के रिस्पायरेशन करेंगे कितनी एटीपी निकलेगी? हाँ 38। यहां से यहां तक 38 था और यहां से यहां तक 8 था, तो मतलब यहां से लेकर आपसे पूछे यहां से यहां तक कितना दूर होगा? यहां से यहां तक 30 होगा। कैसे निकला? 38 माइनस 8, यहां से तक कम हो गया ना, कितना आया? और कितने पायरुविक एसिड, कितने पायरुविक एसिड बराबर 30 है? तो एक पायरुविक एसिड बराबर कितना होगा? तो ये आंसर याद रहेगा आपको, एग्जाम में रट्टा मार लो कि 1 पायरुविक एसिड इक्वल टू 15, चाहे कैलकुलेट कर लो, वो आपकी इच्छा। जल्दी से आंसर देना। 1 एसिटाइल को इक्वल टू कितना होगा? 1 एसिटाइल को ए इक्वल टू हाउ मेनी एटीपी? वेरी गुड, जिसने भी 12 बोला है सही आंसर है। एसिटाइल को ए से यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से तक 24 है। 2 एसिटाइल को ए बराबर 24 है, तो 1 एसिटाइल को ए बराबर कितना होगा? समझ में आ रही बात? कि रट्टा मारना तो रट्टा मार लो, और समझ गए हो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। समझ पाए हो क्या थोड़ा बहुत भी बच्चों? अगर समझ गए तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, फिर चीटिंग नेट से मत मारना, अपना आईक्यू दौड़ाना। आईक्यू दौड़ाकर देखना, बहुत हार्ड है क्वेश्चन, हम बता देते पहले ही, बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप देख लेते हैं आपका आईक्यू चेक करने के लिए। होमवर्क है, अभी तुरंत नहीं बताना है, होमवर्क है। पहला होमवर्क है, इफ ग्लूकोज इक्वल टू 38 एटीपी, 1 ग्लूकोज इक्वल टू 38 एटीपी है अगर, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इक्वल टू कितने एटीपी होगा? दूसरा क्वेश्चन है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इक्वल टू कितने एटीपी होगा? और अगला क्वेश्चन है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इक्वल टू कितने एटीपी होगा? आपका अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इक्वल टू कितना एटीपी होगा? सबके एक एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ रहे हैं हम, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल नहीं है, 3 पीजीए लिखा है, 2 पीईपी लिखा है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ये मालूम है कि मुझे मालूम है कि ये आपकी क्लास में से 50-100 बच्चों में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही ऐसा आंसर दे पाएंगे। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा है, ब्रेन एक्सरसाइज पे है। 1 या 2 बच्चे सिर्फ ऐसे होंगे जो आंसर दे पाएंगे। जिनको आंसर मिल जाएगा वो हमको भेज देंगे आंसर व्हाट्सएप पे, या कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे। इतना हार्ड क्वेश्चन हम पहले बता दे रहे हैं, बहुत सोचना है। इसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस बनाकर देखनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा आपको। ग्लाइकोलाइसिस बनाकर देखनी पड़ेगी पूरी। ये चार्ट तो बनाना ही होगा, लेकिन इस चार्ट में ग्लाइकोलाइसिस पूरा यहां से आता है, ग्लाइकोलाइसिस फिर ये चार्ट, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या आंसर होगा। थोड़ा सा फंसाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड है, मुझे पता है, ये सबसे नहीं आएंगे ये भी पता है, लेकिन हम अब आपको ब्रेन एक्सरसाइज के लिए परेशान करने के लिए जानबूझ के दे रहे हैं क्वेश्चन। दिमाग का यूज करना, देखो कितने लोग दिमाग के घोड़े दौड़ा पाते हैं। चलेगा? तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ रहे। कल की क्लास में हम लोग आगे क्रेब साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। पहले का ग्लूकोज फॉस्फेट है ना।